हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सॉल्व्ड एमसीक्यूज ऑन एल्केन। बच्चों इस पूरे लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज लेंगे एल्केन के, उनके पीछे के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, हर एमसीक्यू के पीछे कंसेप्ट क्या है। और जब ये 10 एमसीक्यूज आप कर लेंगे तो इसके बाद पूरी की पूरी एल्केन आपकी रिवाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी एल्केन आपकी रिवाइज हो जाएगी। और प्लस एल्केन के ऊपर फिर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अब ये है मेरे पास पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है। मेरे पास एक एल्केन दी हुई है, क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और हमारा मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा हुआ है। और ये हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें ध्यान रखिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आंसर इसको टिक करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर इसको टिक करेंगे, पर आंसर ये है नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन, किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। उस क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पे पूछा हुआ है, उस पूरे कंसेप्ट को हमें रिवाइज करना है, कौन से कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या है, एल्केन क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्शन हुआ है। ये कौन सा रिएक्शन जाता है हमारे पास, ये कौन सा रिएक्शन जाता है, ये बच्चों हमारा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ये जाता है हमारा फ्री रेडिकल का रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन करूं, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करूं, फ्री रेडिकल रिएक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करूं तो क्या होता है, क्लोरीन पहले टूटती है क्लोरीन के फ्री रेडिकल में, क्लोरीन पहले टूटती है क्लोरीन के फ्री रेडिकल में। क्लोरीन उसके बाद क्या करता है, क्लोरीन उसके बाद एल्केन के साथ रिएक्ट करके एल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है, एल्काइल फ्री रेडिकल बनाता है। यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल आगे जुड़ के दूसरे क्लोरीन के रिएक्शन के साथ जुड़ के आरसीएल बनता है हमारे पास, ठीक है। अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है एल्काइल फ्री रेडिकल। एल्काइल फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट बन रहा है, एल्काइल फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो हमें पता है, अब हमें ये चीज तो पता है कि जो एल्काइल का फ्री रेडिकल बनता है, जो एल्काइल का फ्री रेडिकल बनता है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे पता है इस तरह से आती है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यहां तक बात क्लियर। फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म में कंसेप्ट क्या चलता है, पहले क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है, वो एल्केन से रिएक्ट करके एल्काइल का फ्री रेडिकल बनाता है। अब जो एल्काइल का फ्री रेडिकल बनता है वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसकी स्टेबिलिटी पे रिएक्शन डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा कोई स्टेबल बनेगा, जितना ज्यादा कोई स्टेबल बनेगा, उतनी ज्यादा उसकी बनने की चांसेस ज्यादा है, उतने उसके चांसेस ज्यादा है। तो इस हिसाब से यहां पे अगर मैं एल्केन को देखूं तो ये टर्शियरी फ्री रेडिकल बन सकता है, टर्शियरी फ्री रेडिकल बन सकता है। उसके हिसाब से तो ये हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। पर हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, जब क्लोरीनेशन होती है लाइट की प्रेजेंस में और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लोरीनेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा होगा तो आपको ये कंसेप्ट लगाना ही लगाना है। जब भी क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीनेशन में क्या हुआ, एल्काइल का फ्री रेडिकल बनता है। एल्काइल का फ्री रेडिकल कहां से बनता है, जब H का एक रेडिकल निकलता है, जब H निकलता है उसके बाद ही बनता है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे 2 चीजें चलती हैं, एक तो एल्काइल रेडिकल की स्टेबिलिटी, एल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, बस प्लस दूसरी चीज चलती है कितने हाइड्रोजन उस पोजीशन पे अवेलेबल है रिमूव करने के लिए, उस पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन है रिमूव करने के लिए। इन दोनों फैक्टरों को कंसीडर करते हुए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे यील्ड हमें पता चलती है, कौन सा मेजर हो सकता है, कौन सा माइनर हो सकता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे पता चलता है। सिर्फ और सिर्फ एल्काइल फ्री रेडिकल के नहीं देखेंगे आप क्लोरीनेशन के केस में, उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अब चलिए इसमें एग्जाम्पल से आपको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रेशियो की बात करूं क्लोरीनेशन के, अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इन दोनों में से कौन सा वाला मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा, वो कैसे निकालेंगे, वो रेशियो जो होता है बच्चों, वो जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पोजीशन पे कितने हैं। अगर मैं इस प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी पोजीशन पे 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे, टोटल 9 हाइड्रोजन उसके पास अवेलेबल है। टर्शियरी पे कितने हैं, 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है, 1 हाइड्रोजन अवेलेबल है। और उसके बाद ये तो फैक्टर आ गया कितने हाइड्रोजन अवेलेबल थे, पहला फैक्टर आ गया कितने हाइड्रोजन अवेलेबल थे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे फैक्टर आएगा एल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का, एल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का। तो मुझे पता है टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो टर्शियरी आता है वो 5 रेशियो, सेकेंडरी 3.8 रेशियो 1, ये इनका स्टेबिलिटी का रेशियो है, ये इनकी स्टेबिलिटी का रेशियो क्लोरीनेशन में, ये आप याद रखेंगे हमेशा। टर्शियरी 5, सेकेंडरी 3.8 और प्राइमरी 1, ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
मतलब अगर ये 1 टाइम स्टेबल है तो ये जो टर्शियरी उसके 5 टाइम ज़्यादा स्टेबल है, 5 टाइम ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस रेडिकल बनने की। अगर ये 1 बनेगा तो ये 5 बार बनेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ तक बात क्लियर। तो जब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास रेशियो कितनी, प्राइमरी की 1 और टर्शियरी कितनी 5। ठीक है, अब मेरे पास इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 9/5, 9/5, तो मेरे पास आंसर क्या आया 1.8/1, 1.8/1। समझिए इस चीज को। यहाँ पे मैंने रेशियो किस चीज का लिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो प्राइमरी और टर्शियरी का मल्टीप्लाई बाय फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का रेशियो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का रेशियो। तो इस रेशियो के फॉर्मूले से जो मेरे पास आंसर है वो है 1.8/1। मतलब ऊपर क्या था मेरे पास, प्राइमरी, ऊपर क्या लिखा हुआ मैंने, प्राइमरी के फैक्टर। तो प्राइमरी जब टर्शियरी 1 बन रहा है तो प्राइमरी 1.8 बन रहा है। मतलब टर्शियरी जब 1 बन रहा है तो उससे ऑलमोस्ट डबल जो है वो प्राइमरी बन रहा है। तो मेरे पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, डबल, प्राइमरी वाला ज्यादा बन रहा है। जब ये 1 बन रहा है तो ये 1.8 बन रहा है। तो मेरा आंसर बच्चों इस केस में ये आएगा, ये मेरा आंसर है, ना कि ये। तो मेरा मेजर प्रोडक्ट जब आएगा वो ये आएगा। ये बात आप समझिए, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब भी क्लोरीनेशन होगी आप उसकी यील्ड का मेजर प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये अल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का रेशियो है प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आएगा, अगर सपोज यहाँ पे किसी तरह से अगर ये आता 1/4, तो मतलब जब ये 1 बन रहा है तो अगला वाला 4 बन रहा है, तो नीचे वाला जो होगा वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब ये आ गया मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फॉलोइंग इज। इस कंपाउंड की हमें आईयूपीएसी नेमिंग देनी है। इसकी करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी, हमें वो देनी है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम एल्केन की आईयूपीएसी, हमें क्या करना है, कंसेप्ट याद करना है। आईयूपीएसी नेमिंग का कंसेप्ट पूरा रिवाइज करना पड़ेगा हमें, ताकि इसके जैसा या आईयूपीएसी नेमिंग एल्केन का कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आईयूपीएसी पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, किसी भी एग्जाम में आईयूपीएसी का क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आईयूपीएसी का जब भी आएगा तो आईयूपीएसी का कंसेप्ट क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम, सबसे पहली चीज हम करते हैं, जो सबसे पहले हमें चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। एल्केन की आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहली चीज हम करते हैं कि हमें चाहिए लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। अगर मैं यहां से बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन आ रही है, 9 कार्बन की चेन आ रही है। सिमिलरली अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से भी 9 आ रही है। अब हमारे पास एक ये चेन है और एक ये चेन है। दोनों चेन में नंबर ऑफ कार्बन पे टाई हो गया है, नंबर ऑफ कार्बन पे टाई हो गया। हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं बता पाने, ये वाली लूं या ये वाली लूं, दोनों में ही 9 कार्बन आ रहे हैं, दोनों में ही 9 कार्बन आ रहे हैं। तो मैं दूसरी चीज अब क्या करूंगा, अगर लॉन्गेस्ट चेन पे टाई हो जाए, दो जगह से हमें चॉइस मिल जाए कि हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, तो हम कहां जाएंगे। उसके बाद सेकेंड चीज हम देखते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग सबसे ज्यादा कहां हो रही है। ब्रांचिंग से हम क्या समझ रहे हैं कि जो चेन है उसमें और अल्काइल ग्रुप भी तो लगे हुए हैं, पूरी के पूरे तो कवर हुए नहीं। तो जो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा कहां हो रही है, किस वाली चेन पे ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, किस वाली चेन पे ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है। अगर मैं इस वाली चेन को देखूं तो सिर्फ इस पोजीशन पे ब्रांचिंग है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप इस पोजीशन पे लगा है, मतलब एक ही जगह पे ब्रांचिंग हुई है। अगर मैं इस वाली चेन पे जा रहा हूं तो एक ब्रांचिंग मेरे को यहां दिख रही है, एक यहां पे दिख रही है, इस पे 2 जगह पे ब्रांचिंग हुई है। तो लॉन्गेस्ट चेन हम उसको लेते हैं जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा हो रखी हो, लॉन्गेस्ट चेन हम उसको लेते हैं जहां ब्रांचिंग ज्यादा हो रखी हो। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, इसको लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो रखी है। उसको तीसरी चीज हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं लोएस्ट नंबर ब्रांचिंग पे अल्काइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर किस तरफ से मिल रहा है। इस तरफ से लेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरफ से लेंगे 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे नंबरिंग आ रही है, छठे नंबर पे नंबरिंग आ रही है। पर अगर मैं इस जगह से ले रहा हूं 1 2, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही मेरे पास नंबरिंग मिल रही है, सेकंड पोजीशन पे ही मेरे पास नंबरिंग मिल रही है। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, जहां से मेरे को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो ये आ गया 4th पोजीशन और ये 9 तक कार्बन। ठीक है, तो अब इसके बाद नेमिंग कैसे करेंगे हम, अब तो सिंपल है। सेकंड पोजीशन में मेरे पास क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 डाई मिथाइल ढूंढेंगे सबसे पहले, 2 डाई मिथाइल। 4th पोजीशन पे क्या लगा है, 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप, तो 4 प्रोपाइल और वर्ड रूट क्या लगेगी, 9 की क्या लगती है, नोन, और एल्केन है तो एन, तो मेरे पास क्या आ गया, नोन एन। तो मेरे पास आंसर आ गया ये,
इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करेंगे, इस तरह से IUPAC नेमिंग करते हैं। समझ आ गई आपको बात। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन में टाई हो तो हम देखेंगे ब्रांचिंग किसकी ज़्यादा हो रखी है, जो ब्रांचिंग ज़्यादा हो रखी है वो वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से अल्काइल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर आता हो, अल्काइल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर आता हो, उसके बाद उसकी नेमिंग कर देंगे। तो ये मेरे पास बच्चों आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब आ गया मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है, एन ऑक्टेन विल बी द ओनली प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स इन वुड्स रिएक्शन। तो मेरे पास इसमें दो चीजें क्या बोली हुई हैं, इसमें बोली हुई है कि हमें एन ऑक्टेन चाहिए, एन ऑक्टेन विल बी द ओनली प्रोडक्ट, कि एन ऑक्टेन जो है वही एक सिंगल प्रोडक्ट किस रिएक्टेंट से हमें मिलेगा, कौन से रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से। कौन से रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से। तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, पहली चीज करते हैं कि हम डरते नहीं, हमें डरना नहीं होता है, हमें अपना कंसेप्ट रिवाइज करना होता है कि हमें कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा उसको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमें आंसर मिलता है, डेफिनेटली हमें आंसर मिलता है अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से आता है। तो इसमें हमें क्या समझना है, इसे हमें समझना है वुड्स रिएक्शन को। इसमें हमें कौन सा कंसेप्ट रिवाइज करना है, वुड्स रिएक्शन का। तो वुड्स रिएक्शन मेरे पास क्या होता है, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं सोडियम की प्रेजेंस में और मुझे मिलती है एल्केन, मुझे मिलती है एल्केन, मुझे मिलती है एल्केन, एल्केन मिलती है अल्काइल हैलाइड लेके। सेम अल्काइल हैलाइड को हम लेते हैं और दो अल्काइल जो ग्रुप है जुड़ के आपस में बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वुड्स रिएक्शन को अगर मैं रिवाइज करूँ, इसमें क्या हो रहा है, आर और आर जुड़ के बना रहे हैं, आर प्लस आर जुड़ के बना रहे हैं, आर आर ये बना रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये होती है बच्चों, वुड्स रिएक्शन के अंदर पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हम इसमें हमेशा सेम ही हैलाइड लेते हैं, दोनों हैलाइड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, सेम हैलाइड होनी चाहिए। अगर हम डिफरेंट हैलाइड ले लें, सपोज मैं RX के दो मॉलिक्यूल ना लेके R1X और R2X ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, R1X प्लस R2X का अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो अल्टीमेटली दो अल्काइल ग्रुप जुड़ने हैं। तो इस केस में क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप जुड़ने हैं तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास पॉसिबिलिटियां इस तरह से बन जाएगी, R1 प्लस R2 भी जुड़ सकता है, R1 और R1 भी जुड़ सकता है, R2 और R1 भी जुड़ सकता है, R2 और R2 भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन आ गए। एल्केन तो बने, एल्केन तो बनेंगे बनेंगे, पर एल्केन कौन से बन गए, मिक्सचर ऑफ एल्केन बन गए। मेरे पास एक प्रोडक्ट नहीं आया, मेरे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन आ गया। मेरे को उनको अलग अलग सेपरेट करने की भी एक झंझट मेरे सिर पे आ गया, उनको सेपरेट भी करना पड़ जाएगा मेरे को। तो मुझे तो एक प्रोडक्ट चाहिए था पर मेरे पास मिक्सचर आ गया जब मैंने अलग अलग अल्काइल हैलाइड ली। तो पहली ही कंडीशन क्या है, हमें सेम अल्काइल हैलाइड लेनी है क्योंकि हमें एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक प्रोडक्ट हमें सेम अल्काइल हैलाइड से ही मिलेगा। प्लस पहली चीज तो हमारे ध्यान में ये आ गई, पहली चीज हमारे ध्यान में ये आ गई। दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है अल्काइल हैलाइड के अंदर, वुड्स रिएक्शन में क्या होती है कि जो एल्केन बनती है, जो अल्केन बनती है वो सिर्फ वही एल्केन बन सकती है जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। सिर्फ उन्हीं एल्केन को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। मतलब जिनके पास एक कार्बन है, 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, 7 कार्बन है, 9 कार्बन, उनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हम किसको सिंथेसाइज करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे कार्बन वाली एल्केन को। समझ आई आपको बात, क्यों ऐसा, क्यों इसको समझ आता हूं मैं आपको। अब मेरे पास R प्लस R जुड़ के बना है ना, RR, इस तरह से बनता है ये रिएक्शन, इस तरह से ही बनता है। और मुझे पता है ये सेम होने चाहिए, हैलाइड दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम हैलाइड में सपोज हैलाइड के पास अगर सपोज ऑड नंबर के कार्बन है, ऑड नंबर के होंगे या इवन नंबर के कार्बन होंगे, तो अगर ऑड नंबर के कार्बन है, सपोज 3 का एग्जांपल लेता हूँ, 3 प्लस 3 भी क्या होगा, 6 कार्बन वाला, 3 प्लस 3 भी क्या बनेगा, 6 कार्बन वाला। और अगर इवन वाले हैं, सपोज एग्जांपल से 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 वाला क्या बनेगा, कार्बन 8 वाला, C8 वाला। दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर ऑफ एल्केन। दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर ऑफ एल्केन। तो ऑड नंबर के एल्केन हम इससे नहीं बना सकते, प्लस सेम हैलाइड हमें यूज करनी है, सेम हैलाइड हमें यूज करनी है। तो ये तो वुड्स रिएक्शन हो गया, समझ आ गया कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हमें अपना आंसर चाहिए, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हमें अपना आंसर चाहिए। तो मुझे पता है एन ऑक्टेन क्या होती है। एन ऑक्टेन मेरे पास है जिसके पास कार्बन 8 है, C8, ठीक है। अब मुझे पता है सेम हैलाइड से ही मुझे वुड्स रिएक्शन प्रोसीड करना है, सेम हैलाइड से ही मुझे वुड्स रिएक्शन प्रोसीड करना है। और दो सेम हैलाइड जब जुड़ के बनेंगी तो मेरे को एल्केन बनेगा। मतलब क्या है, C8 तभी बनेगा जब मैं इसको तोड़ूं दो हिस्सों में, तो C4 और C4 वाली जो हैलाइड होगी
कार्बन 4 की जो हैलाइड होगी वो जोड़ के बनेगी मेरे पास C8 की ऑक्टेन। यहाँ तक मेरा रिएक्शन मुझे समझ आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब इसमें क्या है। अब मुझे कार्बन 4 वाली हैलाइड ढूंढनी है। इसमें क्या है, 1 2 3 4, एक तो 4 आ गई, पर दूसरी क्या है 1 2 3, ये अलग अलग होगी, अलग अलग होगी तो मिक्सचर आएगा, अलग अलग हुई तो मिक्सचर आएगा। तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 कार्बन है तो ये तो C10 वाला देगा मेरे पास, C10 वाला देगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसको देखूं 1 2 3 4, हाँ ये मेरा आंसर है, क्योंकि C4 और C4 जुड़ के C8 बनेगा ऑक्टेन। तो मेरा आंसर है C। यहां तक बात क्लियर। अब इसमें एक चीज और बच्चों आपको माइंड में रखनी है, हमेशा याद रखनी है, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्राई ईथर। सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हम इसलिए यूज करते हैं, ड्राई ईथर कई बार पूछ लिया जाता है, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अगर पोलर सॉल्वेंट हम इसमें यूज करेंगे, पोलर सॉल्वेंट इसमें यूज करेंगे तो वो सोडियम के साथ मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। सोडियम जो है वो सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर लेगा और हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो इसलिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, पूरा का पूरा वुड्स रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों, क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें। ऐसे क्वेश्चन मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे। बच्चों अब ये है मेरे पास चौथा क्वेश्चन, मेरे पास आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल शो चेन आइसोमेरिज्म। हमें 4 कंपाउंड दे रखे और इनमें से कौन सा पेयर है जो चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो बच्चों इस पे हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, इसमें हमें कंसेप्ट यूज करना है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म हमें पता होनी चाहिए क्या चीज है, और उसमें चेन आइसोमेरिज्म कौन सी वाली आइसोमेरिज्म वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। इसको आइसोमेरिज्म को कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं, आइसोमेरिज्म मेरे पास क्या होती है, आइसोमेरिज्म मेरे पास क्या होती है। आइसोमेरिज्म मेरे पास बच्चों कंडीशन, आइसोमेरिज्म की पहली ही कंडीशन ये है कि दो कंपाउंड, कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहली ही कंडीशन ये आएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है, पर उनका जो स्ट्रक्चर है या प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पहली आइसोमेरिज्म में क्या कहता है, आइसोमेरिज्म में पता होना चाहिए कि ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद उनके जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आए, या फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आए, वो डिफरेंस क्यों आता है, वो डिफरेंस जो आता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब समझिए, दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, सपोज दो मॉलिक्यूल है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर उनका स्ट्रक्चर स्पेस में, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो, चाहे स्पेस में डिफरेंस हो, चाहे कैसे भी डिफरेंट हो, उनका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊं इस चीज को, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं मैं इस चीज को, देखिए मेरे पास है CH3O CH3, ये मेरे पास ईथर है, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और सिमिलरली CH3 CH2OH, ये क्या है मेरे पास, अल्कोहल, इसका फॉर्मूला भी सेम है। तो ये दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इस टाइप के फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, इस टाइप के फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या चीज है, चेन आइसोमेरिज्म ऐसी टाइप की आइसोमेरिज्म है बच्चों, ऐसी टाइप की आइसोमेरिज्म है कि उनका अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वो तो कंडीशन सेम है, डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस वहां आएगा जब सपोज उनकी ब्रांचिंग जो हो रखी हो और अलग अलग तरीके से हो रखी हो, एक इस तरह से हो, एक इस तरह से हो, उनकी ब्रांचिंग अलग अलग तरीके से हो पर उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो, इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो हम अब जब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आए, इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें पहली चीज क्या देखनी है कि इनमें से कौन से पेयर हैं, इनमें से कौन से पेयर हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करने के लिए क्या देखना हमें, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसके पास सेम है, नंबर ऑफ कार्बन किन किन के पास सेम है। अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4, मेरे पास आगे 4 कार्बन, इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसकी बात करूं 1 2 3 4 5, इसके पास 5 कार्बन, इसके पास 1 2 3 और 4 कार्बन। तो यहीं से मुझे मेरा आंसर दिख गया, यहीं से मुझे मेरा आंसर दिख गया। सेम कार्बन नंबर वाले कौन से हैं, सेम फॉर्मूले वाले कौन से हैं, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा पेयर आपस में क्या शो कर रहा है, चेन आइसोमेरिज्म। समझिए कैसे, ये स्ट्रेट चेन में है, ये स्ट्रेट चेन में कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं हो रखी, इसमें ब्रांचिंग हो रखी है, चेन अलग अलग तरीके की हैं, दोनों की चेन अलग अलग तरीके की हैं, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, C4H10,
मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का ही सेम है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो हमें हमारा आंसर मिल गया डी, हमें हमारा आंसर मिल गया डी। अब इस तरह के आइसोमेरिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, अब आते हैं बच्चों पांचवें। बच्चों अब आ गए हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। अब इसमें हमें कंसेप्ट क्या आया है बच्चों, इसमें हमें आया है कॉन्फर्मेशन, मतलब कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, और किसकी, एन ब्यूटेन के कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, एन ब्यूटेन की कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किस तरह से होती है, उस तरह उस पर बात करेंगे। और जो उसके डिफरेंट कॉन्फॉर्मर आ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस आ रही हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, ये चीज़ समझने के लिए हमें पूरी कॉन्फर्मेशन पता होनी चाहिए एन ब्यूटेन की, ठीक है। तो जब उस चीज़ को हम समझेंगे तो पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम कहते किसे हैं, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम कहते किसे हैं। तो आइसोमेरिज्म तो हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर चेंज कहाँ आता है, डिफरेंस कहाँ आता है। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बच्चों दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस वहां पे आता है जब एक सिंगल बॉन्ड की रोटेशन, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये इसका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन पे, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन होने पे स्पेस में उसकी अलग अलग अरेंजमेंट बने, अलग अलग अरेंजमेंट स्पेस में बने। सपोज ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड घूम रहा है, सिंगल बॉन्ड घूमने से क्या हो, जैसे ये अगर ग्रुप लगा तो इसकी अरेंजमेंट स्पेस में अलग आ रही है, पहले इस तरह से था फिर इस तरह से था, कैसे भी हो सकता है अरेंज, इस बॉन्ड के घूमने से कैसे भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो स्पेस में जब अलग अलग अरेंजमेंट हो, उन अलग अलग अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फर्मेशंस, उन अलग अलग अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फर्मेशंस, और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा कि जो अलग अलग कॉन्फर्मेशंस हैं, अलग बॉन्ड के घूमने पे जो अलग अलग कॉन्फर्मेशंस आ रही हैं, उन कॉन्फर्मेशन में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, वो चीज हमें पता करनी है। अब अगर एन ब्यूटेन की मेरे पास बात की गई है, एन ब्यूटेन की मेरे पास बात की गई है, ये है मेरे पास एन ब्यूटेन, यही है एन ब्यूटेन, ये मेरे पास है एन ब्यूटेन। अब इसमें जो कॉन्फर्मेशन हम स्टडी करते हैं बच्चों, इसमें जो हम कॉन्फर्मेशन स्टडी करते हैं वो इस बॉन्ड की रोटेशन पे स्टडी करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के जो बीच का जो बॉन्ड है, इसकी रोटेशन होने पे, इस बॉन्ड की रोटेशन होने पे जो अलग अलग अरेंजमेंट स्पेस में आते हैं उस मॉलिक्यूल के, एन ब्यूटेन के जो अलग अलग अरेंजमेंट स्पेस में आते हैं, उन अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स या कॉन्फर्मेशंस। तो उन अरेंजमेंट्स की स्टेबिलिटी क्या होती है उसका हमें पूछा हुआ है, उसके हम देखेंगे किस तरह से होता है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बात करूं, ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब इस तरफ क्या लगा हुआ है, एक CH3 और एक 2 हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे देखूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसे देखूं तो आगे वाला कार्बन ये हो गया, अगर मैं इसको दिखाऊं आगे वाला कार्बन ये हो गया, ठीक है। यहां पे लगा एक जगह पे CH3, दो जगह पे लगी है हाइड्रोजन। सिमिलरली पीछे वाला कार्बन जो है, पीछे वाला कार्बन जो है उसमें भी मिथाइल लगा है और 2 हाइड्रोजन। अगर मैं इसकी ये अरेंजमेंट रखूं, इसकी मैं पहली अरेंजमेंट ये रखूं, ठीक है, CH3 के पीछे CH3, हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट हाइड्रोजन, ठीक है। ये बात समझ आ रही है हमें, ठीक है। CH3 के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में CH3। तो इस कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं एंटी कॉन्फर्मेशन, इस कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं एंटी कॉन्फर्मेशन। फिर जब मैं इस CH3 को 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, इस CH3 को 60 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो हर एंगल यहां से रोटेट होगा, हर यहां से रोटेट होगा, तो मेरे पास अगली कॉन्फर्मेशन क्या आएगी, समझिए, देखिए, ये CH3 था, ठीक है। अब इस वाले CH3 को मैंने यहां रोटेट कर दिया, तो मेरे पास आया CH3, हाइड्रोजन यहां इसके पीछे चला गया, यह हाइड्रोजन इसके पीछे चला गया। अब इसमें H ने CH3 के पीछे गया है, CH3 के पीछे यहाँ पे H गया है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स। इस वाली कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है। अब इस वाली CH3 को मैं 60 डिग्री से फिर रोटेट करता हूं, इस वाली CH3 को फिर से 60 डिग्री पर रोटेट करो, तो मेरे पास अगली कॉन्फर्मेशन क्या आएगी, ये मेरे पास CH3 ऐसे ही है एज इट इज। अब CH3 पहुंच गया यहाँ पे, ये वाला CH3 रोटेट होके यहाँ पे, ये वाला H चला गया इधर, तो मेरे पास अगली कॉन्फर्मेशन आई ये, अगली कॉन्फर्मेशन आई ये, इसको हम कहते हैं गॉश फॉर्म या गॉश कॉन्फर्मेशन, इसको हम कहते हैं गॉश कॉन्फर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर मैं फिर से रोटेट करूं, तो मेरे पास आती है CH3 हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। इस वाली को कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं, इस वाली कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब यहां तक मुझे बातें क्लियर होगी। अब इसके बाद अगर फिर से रोटेट करूंगा तो मेरे पास गॉश फॉर्म हो जाएगी और ये सारी की सारी जो कॉन्फर्मेशन है वो रिपीट होती जाएगी। तो मेन जो हमारे पास कॉन्फर्मेशन आती है, 4 कॉन्फर्मेशन है, एंटी, पार्शियल एक्लिप्स्ड, गॉश और फुल्ली एक्लिप्स्ड।
अब अगर इनकी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी में किस फैक्टर पे देखूंगा? स्टेबिलिटी में देखूंगा वैन डर वाल्स की रिपल्जन कितनी हो रही है। रिपल्जन कहाँ होती है? जब दो बल्की ग्रुप या कोई ग्रुप जितने ज़्यादा पास होंगे उनमें उतनी ज़्यादा रिपल्जन होगी, जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा रिपल्जन होगी, उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि रिपल्जन हो रही है। तो अब मैं देखूंगा कि ग्रुप आसपास सबसे ज़्यादा पास कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे CH3 और CH3 पास में है, CH3 और CH3 सबसे ज़्यादा पास है, CH3 और CH3 सबसे ज़्यादा पास है, दो बल्कि ग्रुप सबसे ज़्यादा पास है। तो जो फुल्ली एक्लिप्स्ड वाली कॉन्फर्मेशन है उसमें CH3 और CH3 एकदम बिल्कुल पास आ रहे हैं, तो इनमें रिपल्जन सबसे ज़्यादा, रिपल्जन सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, सबसे ज़्यादा रिपल्जन तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम। तो सबसे कम स्टेबल पे नंबर लास्ट पे कौन सा आएगा? फुल्ली एक्लिप्स। सबसे कम कौन सा आएगा? फुल्ली एक्लिप्स। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप बिल्कुल पास पास है, बल्कि ग्रुप बिल्कुल पास पास है। उसके बाद जो मेरी पार्शियल एक्लिप्स है इसमें CH3 के पीछे H है, H के पीछे H है, CH3 के पीछे H है। बल्कि ग्रुप तो दूर दूर है पर कंपैरेटिवली बल्कि ग्रुप तो दूर दूर है पर फिर भी ग्रुप तो है रिपल्जन देने के लिए, पास तो है ग्रुप पास देने के लिए। तो इसके कंपैरेटिवली तो ये कम रिपल्जन देगा, फुल्ली एक्लिप्स ज़्यादा ही रिपल्जन देगा पर कंपैरेटिवली कम देगा, पर फिर भी देगा तो है ही, देगा तो है ही। तो नंबर 4 के बाद तीसरी पोजीशन कौन सी आएगी मेरे पास? फुल्ली एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स। उसके बाद अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, इन दो को कंपेयर करूं तो जो बल्कि ग्रुप क्या है CH3 और CH3, दोनों में से ज्यादा पास कौन से वाले में है? दोनों में से ज्यादा पास वाले में कौन से हैं? यहाँ पे पास में है, यहाँ पे पास में है। तो दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी मेरे पास? गॉश। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी? एंटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी? एंटी। तो मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा मेरे पास? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा मेरे पास? एंटी सबसे पहले, उसके बाद गॉश, उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स और सबसे लास्ट में फुल्ली एक्लिप्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया सी। अब बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। दो तरीके और, दो चीजें और है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। एक पहला कंसेप्ट डाईहेड्रल एंगल का। डाईहेड्रल एंगल हमसे पूछा जाता है कि इस कॉन्फर्मेशन में CH3 और CH3 के बीच में एंगल कितना है, उसको हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। आगे वाली CH3 और पीछे वाली CH3 के बीच का जो एंगल है उसको हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, आगे वाली CH3 और पीछे वाली CH3 के बीच में कितना एंगल है उसको हम कहते हैं डाईहेड्रल एंगल। तो हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो एंटी कॉन्फर्मर है N ब्यूटेन का, उसके CH3 और CH3 के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री। इसमें पार्शियल एक्लिप्स में कितना आता है? 120 डिग्री। गॉश फॉर्म में कितना आ रहा है? 60 डिग्री। और फुल्ली एक्लिप्स में कितना आ रहा है? 0 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर? ये चीज़, एक चीज़ और चीज़ हमें ध्यान रखना, डाईहेड्रल एंगल भी हमें ध्यान रखना है। इसमें 180, इसमें 120, 60 और 0, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि एनर्जी के लेवल के हिसाब से एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, एनर्जी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। स्टेबिलिटी की जगह अगर हमसे पूछा जाए कि एनर्जी का ऑर्डर बताएं, एनर्जी का ऑर्डर बताएं, तो एनर्जी में बच्चों हम ये चीज ध्यान रखेंगे, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट चलेगा ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर जो बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फुल्ली एक्लिप्स्ड की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, और उसका ऑर्डर इस तरफ चलेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, और सबसे कम एनर्जी आएगी एंटी की जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हो गया हमारे पास कॉन्फर्मेशन का, एन ब्यूटेन का। अब आते हैं बच्चों अपने छठे क्वेश्चन पे। ये बच्चों मेरे पास छठा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन क्या है कि ए ने रिएक्ट किया Cr2O3 एज ए कैटलिस्ट यूज करके 873 केल्विन पे, और हमारे पास प्रोडक्ट आया टोलुइन। हमें ए आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई ए करना है, ए क्या हो सकता है। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हमें पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इस तरह के रिएक्शन हमेशा उसी तरह के पूछे जाएंगे, या तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो या कोई नेम रिएक्शन हो, नेम रिएक्शन हो या इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो, तभी ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों में से ये केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो लाखों इक्वेशन हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाखों इक्वेशन है, सारी की सारी याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा तो हमें उस, जैसे एल्केन्स हमें पूछा, यहाँ पे हमें पूछा हुआ कि टोलुइन कहाँ से आएगा, तो हमें एक पता होगा कोई नेम रिएक्शन हुआ, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ जहाँ से ये पूछा गया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन होता है, इसको समझिए, इसका कंसेप्ट क्या है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। ये रिएक्शन है हमारे पास एरोमेटाइजेशन, मतलब हमने एक एरोमेटिक प्रोडक्ट लिया है, ये रिएक्शन है हमारे पास एरोमेटाइजेशन। और हमने पढ़ा हुआ है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब क्रोमियम के ऑक्साइड इसी जगह वेनेडियम की ऑक्साइड भी हो सकती है, मॉलिब्डेनम की ऑक्साइड भी हो सकती है, जब उसको हम हीट करते हैं किसी एन एल्केन को, कार्बन 6 या उससे ज़्यादा वाले,
6 नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन या उससे ज़्यादा वाले एल्केन को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड, हमें मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड। और प्लस जो रिएक्टेंट है जो एल्केन है, जो रिएक्टेंट है एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं प्रोडक्ट में भी, एरोमेटिक कंपाउंड में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। जितने एल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन होंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन कंटेनिंग वो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बेंजीन इस टोल्यूइन की बात करूं तो 6 और कितने कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 और 7वां CH3 का, तो 7 कार्बन। तो अब हमें प्रोडक्ट क्या ढूंढना है, रिएक्टेंट क्या ढूंढना है, रिएक्टेंट पहले तो एल्केन है क्योंकि एरोमेटाइजेशन का रिएक्शन है। एन एल्केन, हायर एन एल्केन, कार्बन नंबर 6 से जो बड़ी वाली एल्केन है उनको जब हम हीट करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हमें एरोमेटिक बेंजीन मिलती है, ये हमें पता है। कार्बन 7, तो ये वाले दो तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले ही एरोमेटिक है, ये रिएक्टेंट हो नहीं सकते। रिएक्टेंट इन दो में से कोई एक होगा। इसके पास कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7, ये मिल गया कार्बन 7 वाला, तो ये मेरे को देगा टोल्यूइन। तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी। रिएक्शन कौन सा था, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है मेरे पास, किसी भी क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड या वेनेडियम ऑक्साइड को के प्रेजेंस में जब किसी एन एल्केन को जिसके पास 6 नंबर से ज़्यादा कार्बन हो उसको जब हम हीट करते हैं तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है। ये बात एल्केन के लेक्चर में हमने पढ़ी हुई है, केमिकल रिएक्शन में एल्केन की हमने पढ़ी हुई है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं बच्चों हम अपने 7वें बच्चों। अब मेरे पास आ गया ये 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है, मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, पूरी एक रिएक्शन दे रखी है और लास्ट में ये मेरे पास प्रोडक्ट दे रखा है और हमें पूछा है कि जो रिएक्टेंट में से ए और बी है, रिएक्टेंट में से जो ए और बी है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ए और बी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने पहली बात क्या कही थी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है बच्चों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी होती है, पहली चीज हमें पता है कोई इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होगा या कोई इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा, वहीं से एक चीज पूछी हुई होगी। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होगा, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होगा, वहीं से हमें कोई चीज ये पूछी गई होगी। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिला हुआ है, प्रोडक्ट हमें मिली हुई है एक एल्केन, तो इसका मतलब हमें एल्केन की सिंथेसिस पे ध्यान देना है, हमें एल्केन की सिंथेसिस पे ध्यान देना है। एल्केन का प्रोडक्ट है मेरे पास तो हमें ध्यान किस पे देना है, एल्केन की सिंथेसिस पे। तो मैं जब एल्केन की केमिकल सिंथेसिस पे या उसकी प्रिपरेशन पे एक बार अपने कंसेप्ट को याद करूंगा, अपने चीज़ों को याद करूंगा, मैंने एल्केन की प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक रिएक्शन पढ़ा हुआ था, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो मुझे पता है ये कोरे हाउस सिंथेसिस जो रिएक्शन है ये है कोरे हाउस सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हुई है कोरे हाउस सिंथेसिस से, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जब मैं कोरे हाउस सिंथेसिस की बात करता हूँ उसमें क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं एक एल्काइल हैलाइड से, एक RX से स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से। और उसकी पहली प्रॉपर्टी बच्चों में ध्यान रखनी है कि जो ये एल्काइल हैलाइड होती है ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है और टर्शरी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और जब रिएक्शन प्रोसीड करता है मेरे पास, जब ये वाला मिलता है इसको हम कहते हैं गिलमैन्स रिएजेंट, इसको हम कहते हैं गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रीएजेंट, ठीक है। अब सेकंड एल्काइल हैलाइड मैंने यूज की यहाँ पे, सेकंड एल्काइल हैलाइड हम यहाँ यूज करते हैं यहाँ पे। इसकी खास बात होती है कि ये हमेशा प्राइमरी ही होगी, ये एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी ही होगी, प्राइमरी हैलाइड ही हम यूज कर पाएंगे। मतलब जो R1X होगी वो R' होगी वो हमेशा प्राइमरी ही होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब यहाँ से हमें ये जो गिलमैन्स रिएजेंट है इससे हमें एक A नेगेटिव मिलता है या R नेगेटिव मिलती है, हमेशा एक R नेगेटिव मिलती है। गिलमैन्स रिएजेंट का काम होता है हमें R कार्बन अनायन देता है, R नेगेटिव देता है। ये कार्बन अनायन रिएक्ट करती है इस हैलाइड के साथ, ये कार्बन आयन हैलाइड करती है हमारी सेकंड हैलाइड के साथ और रिएक्शन होता है हमारा SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच होना है, इसके साथ अटैच होना है, अगर ये प्राइमरी नहीं हुआ, अगर ये प्राइमरी की जगह सेकेंडरी या टर्शरी हुआ, अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो बल्कि ग्रुप अगर लगे होंगे तो इसको अटैच होना मुश्किल है, इसको अटैच होना मुश्किल है। तो इसलिए ये सिर्फ प्राइमरी हैलाइड ही हो सकती है, ये सिर्फ प्राइमरी हैलाइड ही हो सकती है, ताकि ये R नेगेटिव जो बना है इस गिलमैन्स रिएजेंट से, जो R नेगेटिव बना, ये कोरे हाउस की सिंथेसिस हमने पूरे एल्केन की प्रिपरेशन में कवर की हुई है, पूरे कंसेप्ट हमने कवर किया हुआ है। अब ये जो R नेगेटिव है, समझिए जो R नेगेटिव है इसको अटैच होना है R के साथ, इसको अटैच होना है R के साथ और हमें बनानी है एल्केन, R और R' बन के बननी है एल्केन, R और R' को अटैच होकर बननी है एल्केन और X नेगेटिव को निकलना है बाहर। इस तरह का रिएक्शन है। पर जब इसको लगना है तो यहाँ पे अगर जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे होंगे, टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी का मतलब क्या है, ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे, तो बल्कि ग्रुप लगे होंगे तो उसको अटैच होना उतना ही मुश्किल, उसके पास जगह स्पेस ही नहीं बचेगा। तो इसलिए ये हमेशा प्राइमरी ही होनी चाहिए, ये हमेशा इसलिए प्राइमरी ही होनी चाहिए। तो बात समझ आ गई। अब ये था मेरे पास B,
ये था मेरे पास बी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये कोर हाउस सिंथेसिस हमें समझ आ गई कि ये हमेशा प्राइमरी होगी, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकती है, और जब ये रिएक्ट करके आर और आर डैश अटैच होकर हमारे पास बनती है एल्कीन। तो हमें जोड़ने हैं आर और आर डैश, आर और आर डैश, आर और आर डैश जोड़ने हैं। इस एक्स के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो जोड़ना है, और इस एक्स के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो जोड़ना है। ए और बी को जोड़ के हमें प्रोडक्ट बनाना है, ए और बी को जोड़ के हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये हमारी एल्केन है, इसमें क्या है, एक सेकेंडरी ग्रुप भी लगा हुआ है, सेकेंडरी ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा ए और बी जुड़ेंगे, ए और बी जुड़ेंगे, मुझे पता है बी हमेशा प्राइमरी ही होना चाहिए, बी हमेशा प्राइमरी ही होगा। तो या तो वो CH3 का अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या CH3 CH2 का ग्रुप हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। या तो यहाँ से टूट के हैलाइड होगी, या यहाँ से टूट के हैलाइड होगी। यहाँ से टूट के हैलाइड हुई तो मेरे पास पहली वाली जो ए वाली होगी वो ये वाली आएगी, ये पूरी की पूरी ए आएगी, और ये बी बन जाएगी। पर अगर यहाँ से टूट रहा है तो ये बी बन जाएगी, और यहाँ से क्या बनेगा, ये ए बन जाएगी। अब यही चीज़ें हम ढूंढेंगे अपने प्रोडक्ट में, अपने ऑप्शंस में। अब ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, जो पहला वाला है वो सेकेंडरी वाला जो कंटेनिंग कार्बन का सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप जो होगा वो हमेशा ए में होना चाहिए। जो ए है मेरे पास वो या तो ये हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप हो सकती है, यहां से टूट के ये वाली हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, ये हो सकती है। ये दो ही हो सकती है, दो पॉसिबिलिटियां हैं, ये दो पॉसिबिलिटियां हैं। ए मेरे दोनों में से ये हो सकती है। अब अगर मैं यहां पे ढूंढने की कोशिश करूं, एक मुझे यहां पे मिल रही है ए, एक मुझे यहां पे मिल रही है ए। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, बी मेरे को पता है या तो ये होगा या ये होगा। अब अगर मैं इन दोनों में से ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे मिल रहा है ये, तो मेरा आंसर क्या आएगा, बी। कोर हाउस सिंथेसिस से मेरा आंसर क्या आएगा, बी। इस तरह से हमने पूरी कोर हाउस सिंथेसिस को डिस्कस किया। कोर हाउस सिंथेसिस हमें समझ आ गई किस तरह से होती है, किस तरह से नहीं होती है। प्लस हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। गिलमैन रिएजेंट क्यों कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट किसे कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट का काम क्या होता है। गिलमैन रिएजेंट का काम होता है हमें कार्बन अनायन देना, ए नेगेटिव देना, जो SN2 रिएक्शन में जाके बी एक साथ रिएक्ट करके ए और बी जोड़ते हैं, और अपने पास हमारे पास आता है प्रोडक्ट हमारा एल्केन के रूप में। ये थी पूरी कोर हाउस की सिंथेसिस। अब इस पर किस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 8वें पे। बच्चों हमारे पास 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन में से क्या बोल रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ N पेंटेन इन एक्सेस ऑफ एयर हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर लिबरेटेड। मतलब N पेंटेन की जब कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है, कंबशन की जगह हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, कंबशन की जगह ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन जब N पेंटेन की हो 1 मोल की, तो वाटर के कितने मोल निकलेंगे, वाटर के कितने मोल निकलेंगे। अब इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा, इसमें कंसेप्ट बच्चों लगेगा, कंसेप्ट लगेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मुझे पता है, एल्केन की ऑक्सीडेशन का मुझे पता है, जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है CnH2n+2। ये मेरे पास आ गई एल्केन, ये मेरे पास आ गई एल्केन। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होती है, O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। और इसका फॉर्मूला था 3n+1, 3n+1/2। इतने मोल ऑक्सीजन के कंज्यूम होते हैं। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और ये मेरे पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो है ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। किसी भी एल्केन की जब ऑक्सीडेशन होती है, एल्केन की जो ऑक्सीडेशन होती है, एक्सेस ऑफ एयर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है, उसका जनरल फॉर्मूला ये है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमसे अभी तो सिर्फ वाटर पूछा है बच्चों, सिर्फ वाटर पूछा हुआ है, पर वाटर की जगह पे कुछ और भी पूछा जा सकता है। वाटर की जगह हम पूछ लिया कार्बन डाइऑक्साइड कितने लिबरेट हुए, तो भी हमें निकालना पड़ेगा। या हमें पूछा कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई, ऑक्सीजन कितने मोल कंज्यूम हुए, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब मुझे पता है ये मेरे पास पूछा हुआ है N पेंटेन, N पेंटेन मतलब C5H12, C5H12। तो प्लस में क्या आएगा, ऑक्सीजन N कितना है, अगर मैंने 5 पुट किया तो मेरे पास आ गया 8, प्लस क्या प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे पास 5 CO2 प्लस N+1 कितना हुआ 6 वाटर, 6 मोल वाटर के। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कंप्लीट ऑक्सीडेशन की एल्केन की, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एल्केन की। जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये है CnH2n, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 जो है मेरे पास जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। 3n+1/2 ऑक्सीजन यूज होती है, NCO2 निकलती है, N+1 H2O बाहर निकलता है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ तो वाटर पूछा हुआ है, वाटर का तो मेरे पास आंसर आ गया 6, डी मेरा आंसर है। 6 मोल निकलेंगे, जब 1 मोल N पेंटेन यूज होगी तो 6 मोल निकलेंगे वाटर के। ये तो मेरे पास आंसर आ गया। इसमें ये भी पूछा जाता है कितने मोल ऑक्सीजन के हैं, तो 8 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे, या
कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकली, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये बात क्लियर होगी। तो इसमें हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकल रही है, वाटर कितना निकल रहा है, या ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है, उसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो इस जनरल फॉर्मूले से वो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए बच्चों 8 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने, नहीं बच्चों अब ये है मेरे पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। मतलब ये मेरे पास एल्केन है, ये एल्केन इनमें से किन किन रिएक्शन से हम बना सकते हैं। ये हमें पता है सारी की सारी सिंथेसिस है एल्केन की सारी की सारी सिंथेसिस है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें एल्केन की सिंथेसिस बारी बारी सारी की सारी रिवाइज हो जाएंगी, कौन कौन सी सिंथेसिस और उनसे हमें क्या क्या खास बातें होती हैं, उन सारी सारी चीज़ें ये हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, हमें चाहिए ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 मतलब C7H16 हेप्टेन, एन हेप्टेन हमें चाहिए एन हेप्टेन हमारा प्रोडक्ट, C7H16 हमें हमारा प्रोडक्ट चाहिए। अब इनमें से कौन सी सिंथेसिस को हम यूज करके वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। अब पहली बात हुई कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। अब कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों क्या होता है, हमें पता है उसका रिएक्शन होता है RCOONA पॉजिटिव। अगर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करें, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, हमें मिलता है RR। अब इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है, हमें मिला 2 R के मॉलिक्यूल जुड़ के RR बना। जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में देखा था, यहाँ पे कितनी है कार्बन 7 मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन है। तो R और R जब 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ने हैं, सेम एल्काइल ग्रुप कभी भी ऑड नंबर का कार्बन वाला एल्केन हमें नहीं दे सकता, क्योंकि ऑड और ऑड जुड़ेंगे तब भी इवन नंबर मिलेगा, इवन और इवन जुड़ेंगे तब भी इवन मिलेगा। 6 और 8 तो मिल सकते हैं, 7वें वाला नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें सेम कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। तो जो हमारी कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है वो तो नहीं हो सकती, वो चीज़ हमें पता चल गई। जो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो ऑप्शन है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। सेम हमने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था, एल्काइल हलाइड ली थी, एल्काइल हलाइड में हमारे पास क्या हुआ था, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया था और यहाँ पे भी R बना था। यहाँ पे भी हम सिर्फ इवन नंबर वाले ही ले सकते, 6 वाला मिल जाएगा, 8 वाला मिल जाएगा, 7 वाला नहीं मिलेगा। तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ हेप3इन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ हेप3इन का मतलब क्या है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तीसरी पोजीशन 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड। हाइड्रोजिनेशन जब मैं कर दूं इसकी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो यही हमें चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारी ठीक होगी, हाइड्रोजिनेशन तो ठीक होगी। अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन बच्चों रिएक्शन किस तरह से होता है, मेरे पास हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम कार्बन ऑक्साइड NaOH की प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 निकल गई, तो क्या बचा मेरे पास RH और CO2। अब इसमें देखिए खास इस डी कार्बोक्सिलेशन का खास बात क्या है कि जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, एक कार्बन कम क्यों होगा, वो CO2 में निकल गया। तो जब मैं इसकी बात करूं, अब डी कार्बोक्सिलेशन मेरे पास हुई ऑक्टेनोइक एसिड की। ऑक्टेनोइक एसिड मुझे पता है क्या होता है, C8 वाला कार्बन 8 वाला, तो मिलेगा मुझे क्या, एल्केन एक कार्बन कम वाली, C8 से एक कम वाली कौन सी हुई, C7 वाली, जो हमारा प्रोडक्ट है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सी। वुड्स और कोल्ब रिएक्शन हमने पढ़ लिया कि वो नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये हमारी प्रिपरेशनें हैं जिससे हम एल्केन को बनाते हैं। और हमें जब भी इवन नंबर की चाहिए होगी, सॉरी ऑड नंबर की चाहिए होगी, तो हम प्रेफर करेंगे एल्कीन की हाइड्रोजनेशन या डी कार्बोक्सिलेशन, एक एक्स्ट्रा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, यहां तक बात होगी हमारी क्लियर। भी आ गया मेरे पास लास्ट और 10वां क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एल्केन इज। हमारे पास 3 एल्केन दे रखी हैं, उनका हमें पूछा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें पूरे कंसेप्ट में पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक नटशेल में रिवाइज कर लेंगे। नटशेल में उसको एक पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो एल्केन की होती है उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है, देखिए इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन का है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन है। मतलब क्या हुआ,
कार्बन 5 के ये चेन आइसोमर है। 5 कार्बन कौन सी होती है? पेंटेन। तो ये पेंटेन के क्या हैं? एन पेंटेन के ये चेन आइसोमर हैं, चेन आइसोमर हैं। इनकी ब्रांचिंग अलग अलग हो रखी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 इनके चेन आइसोमर हैं। तो जब हम इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पेंटेन को छोड़ो, किसी भी पेंटेन को भी इंक्लूड करते हो, किसी भी एन एल्केन के जब हम चेन आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो समझिए उसमें क्या कंसेप्ट लगता है। जिस तरह से जो स्ट्रेट चेन होती है, ये स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, ठीक है। अब जो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा, मतलब ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल्केन के सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया उतना कम जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग, या जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगी उतनी ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया। जैसे जैसे वो ब्रांचिंग होती गई उसको एरिया कम होता गया, मॉलिक्यूल पास पास जुड़ते गए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में हो रखी है? नंबर 2 में। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में हो रखी है? नंबर 2 में। और सबसे कम ब्रांचिंग किस में हो रखी है? नंबर 3 में। सबसे कम ब्रांचिंग और सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में? नंबर 2 में। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। वैन डर वाल फोर्सेस हैं जो उतनी ही ज़्यादा होंगी, तो जितनी ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होंगी उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। स्ट्रेट चेन होगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जब सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है? एन पेंटेन का। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? नंबर 3 का। यहाँ भी 3, ठीक है। उसके बाद किसका ऑर्डर आएगा? जिसमें उसमें कम हुई है, जिससे उसमें कम हुई है, नंबर 1 में। तो नंबर 1 क्या आएगा? नंबर 1 में। उसके बाद नंबर 2 में। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसमें कंसेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है? इसमें कंसेप्ट हमें ये ध्यान रखना है बच्चों कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतनी सरफेस एरिया उसका कम होता जाएगा, उतना सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का कम होता जाएगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बस एरिया कम है, वैन डर वाल फोर्स से कम आएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेट चेन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच्ड में, ठीक है। और अगर जनरल ऑर्डर की बात करूं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, कार्बन नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। मतलब क्या है? ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पेंटेन से, वैसे ही पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा हेक्सेन से। तो एक ये भी ऑर्डर फॉलो करता है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो गए एल्केन के बच्चों। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। थैंक यू।